हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 15 का पॉइंट जो है वो है रिटर्न्स। अब रिटर्न भरे क्यों जाते हैं, ये जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में, कि रिटर्न होता क्या और क्यों भरे जाते हैं। हमने जो भी इनपुट टैक्स दिया है उससे इनपुट आईटीसी, सिंपल सी बात कही गई कि आईटीसी क्लेम करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए हमने रिटर्न भरना पड़ता है, हमें रिटर्न भरना पड़ता है। इसका मतलब कभी भी हम आउटपुट सप्लाई अगर करनी है, मान लिया जाए अगर हमें एक शर्ट बनाना है तो इसके लिए जो हमने कॉटन मंगवाए हैं उस पे जो हमने टैक्स पे करा है, दैट इज इनपुट, दैट इज आउटपुट। तो जो हमने टैक्स पे करा है उसके बारे में हमें रिटर्न फाइल करना विद इन ऑन टाइम। तो जो हमने कॉटन पे इनपुट टैक्स दिया है उस आउटपुट जब हम टैक्स देंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए हमें एक तरफ से रिटर्न भरना पड़ता है। मान जाए रिटर्न हमने टाइम पे भरना पड़ता है। नाउ सो हमने रिटर्न पढ़ लिया था। ये प्रोसीजर, द एंटायर प्रोसीजर फॉर फाइलिंग रिटर्न कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। जो हमें रिटर्न फाइल करना है उसे 5 पार्ट्स में बांटा गया। सबसे पहला था हमें रिटर्न सबमिट करना है, दूसरा जो रिटर्न भरा है उसे मैच करना, फिर अगर मैच सही तरीके से करता है तो फिर फाइनल एक्सेप्टेंस करने लें, उसके बाद रेक्टिफिकेशन, अगर गलत है तो उसे सही करना, ठीक है। उसके बाद अगर सही हो जाता है तो जितने हमें आउटपुट टैक्स पे करना है उसमें से इनपुट टैक्स माइनस कर देना। एक रिटर्न की प्रोसीजर है। नाउ बात करते हैं, आगे चलते हैं। फर्निशिंग एंड डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। इन्होंने कहा कि जब आपको किन किन पर्सनों को आप जब भी आउटपुट सप्लाई करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, तो किन पर्सनों को एक अपनी डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी, किन पर्सनों को अपनी डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ द सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 मेंशन दैट डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई फॉर्म नंबर GSTR1, फॉर्म याद करके चलना है, फॉर्म याद करके चलना है, ठीक है। सो जब भी हम आउटपुट सप्लाई करते हैं तो हमें फॉर्म GSTR1 फाइल करना है ऑफ द गुड्स या फिर सर्विस या फिर बोथ आर रिक्वायर्ड टू फर्निश बाय द एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसका मतलब कभी भी आप कोई भी गुड या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी गुड या सर्विस सप्लाई करना है, हर वो रजिस्टर्ड पर्सन उसे GSTR1 फाइल करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आल्सो। बट यहाँ पे बट देखेंगे, एक्सक्लूडिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जरूरत नहीं है आउटपुट सप्लाई के टाइम अपनी फर्निशिंग करना GSTR01। देन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उन्हें भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दें, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, पर्सन इफेक्टिंग टीडीएस और टीसीएस, ये पर्सन को भी जरूरत नहीं है। और सप्लाई ऑफ द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एसेस रिट्रीवल सर्विस, इन पर्सनों को भी जरूरत नहीं है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 आउटपुट सप्लाई के डिटेल फाइल फर्निश करें। सिंपल 1 2 3 4 5 6 इन पर्सनों को नाम याद रख लेंगे। फर्स्ट इनपुट सर्विस, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पेइंग कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन, फिर जो टीडीएस या फिर टीसीएस पे करता है, और जो भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डाटाबेस सर्विस सप्लाई करता है, उन पर्सनों को नहीं भरने की जरूरत है, फाइल करने की जरूरत नहीं है। नाउ प्रोवाइड दैट the registered person shall not allowed to furnish the detail of output supplied during the period from the 11th day to 15th day of month succeeding the tax period। इन्होंने कहा कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है उन्हें अलाउ नहीं करते कि वो डिटेल जो आउटपुट सप्लाई की है 11 डे टू 15 डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, इनके मंथ के इन दिनों के बाद वो फाइल करे, प्रोवाइड फर्दर दैट द कमिश्नर में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द टाइम टू लिमिट फॉर फर्निशिंग सच डिटेल फॉर सच क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन एज मे बी प्रेजेंट।
जो 11 to 15 डेज दिया हुआ है इसके अंदर ही आपको फाइल कर देना है, आपको फाइल कर देना है इनवर्ड सप्लाई जिस मंथ में आपने करी, उसके आगे नहीं दी। मगर कमिश्नर क्या कर सकते हैं, कमिश्नर आपकी जो पीरियड है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं बाय द नोटिफिकेशन। सिंपल। नाउ provide also that any extension of time notified by the commissioner of the state, commissioner of state or commissioner of union territory tax shall be deemed to be notified by the commissioner। अगर कोई भी एक्सटेंशन पीरियड मिलता है, कोई भी एक्सटेंशन पीरियड मिलता है तो मान लिया जाएगा कि वो कमिश्नर द्वारा ही हुआ है, क्यों ना वो कमिश्नर ऑफ स्टेट द्वारा हुआ हो या फिर कमिश्नर ऑफ यूनियन द्वारा हुआ हो। सिंपल। नाउ फर्निशिंग एंड डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई, अभी हमने क्या अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 हम क्या भर रहे थे, आउटपुट सप्लाई। अब जो फॉर्म भर रहे थे वो था GSTR1, याद कर लेंगे। अब बात करते हैं इनवर्ट सप्लाई। जो भी इनवर्ट सप्लाई होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि शर्ट बनाने में जो कॉटन यूज होता है दैट इज इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई कॉटन का हमारा इनवर्ट सप्लाई। तो इनवर्ट सप्लाई करते समय की इनवर्ट सप्लाई की भी हमें डिटेल फर्निश करनी होती है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 of the Good Service Tax Act 2017 mention that the detail of inward supply, जितने भी inward supply है, form number GSTR2 of good and service both are required to furnish by every registered person including the casual taxable। इसमें taxable casual taxable person होगा but excluding input service distributor, non-resident taxable person, person paying the tax, composition scheme, person affecting TDS और TCS और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। इन सबको जरूरत नहीं है, इन सबको जरूरत नहीं है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इनवर्ट सप्लाई की भरने की। सिंपल। नाउ मैचिंग, the process of ITC matching being after the due date of the filing the return, that is the 20th of every month, 20th of every month। जो हमारा मैचिंग का सिस्टम है, मैचिंग का सिस्टम है कि हमने जो ITC पे करी है क्लेम करने का मैचिंग का सिस्टम है, वो क्या है आपका 20 ऑफ, इसका मतलब 20th जून चल रहा है, इसके बाद 21 22 में ही उसके बाद ही मैचिंग का सिस्टम प्रोसेस स्टार्ट होगा। दिस इज अ कैरी आउट बाय द पोर्टल, पोर्टल का अकॉर्डिंग होता है GSTN। द डिटेल ऑफ एवरी इनवर्ट सप्लाई पर रिटर्न फिल्ड बाय द रिसिपेंट वाई GSTR2 is a match with the outward taxable supply return filled by the supplier by GSTR2। When the detail match, the ITC claim by the recipient is considered as a valid। Failure to deposit the tax immediate by the taxable person by the due date or failure to file the valid return within a time therefore can deny the recipient his timely ITC। Excess ITC claim is added back to the tax liability of the recipient in the following month। अब पूरा का पूरा प्रोसेस में समझाता हूँ एक एग्जांपल से, एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए है बी है, ए है बी है, मैचिंग सिस्टम को समझाया जा रहा है। ए है बी है, अब बी क्या करते हैं, कॉटन सप्लाई करते हैं। ए क्या करते हैं, कॉटन रिसीव करते हैं, जो ये कॉटन है ये बी रिसीव करते हैं, ठीक है। तो जब ये क्या है शर्ट बनाने के लिए, और बी क्या करते हैं शर्ट बनाते हैं, ठीक है, शर्ट सिलते हैं बनाते हैं एक तरफ से। सो जब कॉटन सप्लाई करा बी को सप्लाई करा, तो ये क्या है एक इनवर्ट सप्लाई है, एक इनवर्ट सप्लाई है क्योंकि ये शर्ट बनाने के लिए यूज हुआ, इनवर्ट सप्लाई। तो ये क्या करेंगे अपना GSTR2 फाइल करेंगे। सिंपल। इनवर्ट सप्लाई के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 याद होगा। नाउ अब बी ने क्या करा, सप्लाई रिसीव करा, आउटपुट सप्लाई रिसीव करा, तो बी क्या करेंगे, बी क्या करेंगे वो GSTR1 फाइल करेंगे। आओ इन दोनों के बाद अगर मैच हो जाता है, इन दोनों का अगर मैच हो जाता है तभी बी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं ITC, तभी बी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं ITC। उसके अलावा अगर मैच नहीं होता तो ITC क्लेम नहीं करी जा सकती। सिंपल। और एक्सेस अगर क्लेम कर लेते हैं तो वो अगले मंथ में इंक्लूड कर दी जाएगी, अगले मंथ में जो आगे मंथ आने वाला है उसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। नाउ पेमेंट की बात करते हैं। As India is moving toward the digitization, GST has provided an easy and simple way of the payment of tax। Under the GST regime, all the taxpayer get 3 electronic credit ledger। इलेक्ट्रॉनिक लेजर कितने, 3 है, ई केस लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लाइबिलिटी लेजर और थ्रू तेरा GST फाइल।
द इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर कंटेन द समरी ऑफ ऑल पेमेंट मेड बाय टैक्स पेयर। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर किस लिए होता है? जितनी भी आपने पेमेंट करी है, जितनी भी आप पेमेंट करी उनकी समरी एक इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर रखता है। दिस लेजर इज मेंटेन ऑन द जीएसटी पोर्टल। द इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर अंडर द subsection 1 of section 49 shall be maintained form number GST PMT 05। PMT 05 पेमेंट के लिए यूज करी जा रही है। 05 याद कर लेंगे। कैश लेजर के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा फॉर्म है? जीएसटी PMT 05 for each person liable to pay tax, interest, penalty, late fee or any other amount on the common portal for the crediting the amount deposit and debiting the payment therefrom toward tax, interest, penalty of any other amount। सिंपल। नाउ आगे चलते हैं। Thus, the payment can be made in cash by debiting the e-cash ledger maintained on the common portal, या फिर money can be deposited in a cash ledger by different mode, e-payment, इंटरनेट बैंकिंग जैसे क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड, या फिर रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट IRTG, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी हो सकता है, या फिर ओवर द काउंटर पेमेंट इन अ ब्रांच बैंक ऑथराइज फॉर डिपॉजिट अपॉन द 10,000 रुपीज पर चालान। कितना है? 10,000 है केवल, ठीक है। 10,000 ही दिया गया, वैलिड बाय द कैश, चेक और डिमांड या फिर एक्सेप्टेड डिपॉजिट ऑफ जीएसटी। Now, a challan is a form GST is required to be generated and the detail of amount to be deposited toward the tax inter penalty fee or any amount will be entered in the ten। ये जो चालान है आपने बनाया है, ये जो चालान आपने बनाया है ये किस में बनेगा? GST PMT 06 में ही बनेगा। PMT 06 में ही बनेगा। Now, challan in the form of GST PMT 6 generated at the common portal shall be valid for period of 15 days। और जो आपने चालान बनाया कितने दिन के लिए वैलिड होगा? केवल 15 दिन के लिए। ऑन अ सक्सेसफुल क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर चैनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड बाय द कलेक्टिंग बैंक which will be included in the on the चालान। सिंपल। नाउ जब आप चालान बना जाता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है, तो जो अमाउंट है विल बी क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में ऑफ द टैक्सेबल पर्सन एंड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द challan identification from the collecting bank this amount will be then stand credit to the electronic cash ledger of the person whose behalf the payment was deposited to the credit of the government। The amount available under any head electronic cash ledger cannot be utilized for discharging the liability under any other head। इन सबको हेड को छोड़ के किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते जो आपने इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में अमाउंट डिपॉजिट करवाया है थ्रू द चालान PMT 06 या फिर डेबिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या फिर रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। सिंपल। याद रखे चालान दो चीज, फॉर्म नंबर जीएसटी पेमेंट 06 और कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए, ये भी याद रखना। और 05 कौन सा फॉर्म में मेंटेन करा जाता है? 05 पेमेंट 05 में। सिंपल। नाउ पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड द टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या फिर कोई भी अमाउंट बाय एनी पर्सन इंटरनेट बैंकिंग या फिर बाय यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या फिर रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट या फिर बाय सच अदर मोड एज सब्जेक्ट टू such condition restriction has been applied shall be credited to the electronic cash ledger or such payment to be maintained in such manner as may be prescribed। सिंपल सी बात कही, कोई भी डिपॉजिट होता है टैक्स देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, पेनल्टी देने के लिए, फी देने के लिए, कोई भी अमाउंट इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या फिर यूजिंग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें करे जा सकते हैं फॉर द डिपॉजिट इन क्रेडिट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में। नाउ input tax credit as self assets in the return for the registered person shall be credited to his electronic cash ledger in accordance with the section 41 43A to be maintained in such manner as may be prescribed। The amount available in electronic cash ledger may be used for making any payment toward the tax, interest, penalty, fee or any other amount payable under the provision of this act या फिर rule made thereunder such manner as subject to condition within a such time as per। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट पड़ा हुआ है
वो पेमेंट टैक्स देने के लिए हो सकता है, इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी या फी या फिर कोई भी अमाउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट या फिर रूल. नाउ द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक ledger may be used for making any payment output toward output tax under this act या फिर under the integrated good and service tax act in a such manner subject to such condition within a such period and may be prescribed. जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके अमाउंट पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट लेजर है, जो भी आपके क्रेडिट लेजर में अमाउंट पड़ा है वो हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं. सिंपल सी बात है. इनपुट टैक्स पे जितना भी आपने टैक्स दिया, इनपुट पे जितना भी आपने टैक्स दिया उतना अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो करता है. जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हम अमाउंट है वो कभी भी आउटपुट टैक्स के लिए यूज कर सकते हैं, फिर इंटीग्रेटेड गुड के लिए यूज करा जा सकता है. Simple. Now, the amount of input tax credit available in electronic credit ledger of registered person on account of amount of input credit available in electronic credit ledger of registered person on account of integrated tax shall be first utilized toward the payment of integrated tax. कोई भी इंटरग्रेटेड टैक्स के लिए आपके इंटीग्रेटेड अकाउंट में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट में इंटीग्रेटेड टैक्स अगर पड़ा हुआ है तो उसमें सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए यूज करेंगे. अगर अमाउंट बच जाता है तो हम उसे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए यूज कर सकते हैं. सेंट्रल टैक्स का जो अमाउंट है वो हरदम सेंट्रल टैक्स के लिए अगर बच जाता है तो इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए कभी भी हम सेंट्रल टैक्स का स्टेट टैक्स के लिए यूज नहीं कर सकते. सिंपल. स्टेट टैक्स है उसका भी हम स्टेट टैक्स के लिए यूज करेंगे. उसके बाद अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो हम इंटीग्रेटेड के लिए यूज करेंगे, स्टेट के लिए यूज नहीं हो सकता. Provide that input tax credit on account of state shall be utilized toward the payment of integrated tax only where the balance of input tax credit on account of central tax is not available for the payment of integrated tax. Then unit tax shall be first utilized toward the payment of unit and the अमाउंट रिमेनिंग इफ एनी यूटिलाइज टुवर्ड द पेमेंट ऑफ. अगर यूनियन टेरिटरी का भी अमाउंट सबसे पहले जो है वो यूनियन टेरिटरी आउटपुट टैक्स देने के लिए यूज होगा. अगर नहीं है, अगर बच जाता है तो इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए होगा. सेंट्रल टैक्स शैल नॉट बी यूटिलाइज टुवर्ड द पेमेंट ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, और कभी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का हम यूटिलाइज नहीं कर सकते सेंट्रल टैक्स के लिए. ये दोनों चीज आपको याद रखनी है. ये दोनों, जैसे ऊपर की चीजें भी याद रखनी है मगर ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट में डाल लेते हैं कि ये दोनों चीजें हमें याद रखनी ही रखनी है. नाउ utilization of input tax credit subject to certain condition according to section 49A. Not with anything contained in section 49 को ओवरटेक करते हुए the input tax credit on account of central tax, state tax या फिर union territory tax shall be utilized toward payment of integrated tax, central tax, state tax या फिर union territory tax as the case may be, only after the input tax credit or level on account of integrated tax फर्स्ट यूटिलाइज फुली टुवर्ड द सच पेमेंट. इन्होंने कहा कि जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर सेंट्रल टैक्स में, स्टेट टैक्स में या फिर टेरिटरी में बचा है तो सबसे पहले उसका यूटिलाइज हम क्या करेंगे, इनपुट टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए करेंगे. यहाँ पर सबसे पहले लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन द अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स. सबसे पहले उसका यूटिलाइज हम इंटीग्रेटेड टैक्स देने में ही करेंगे. उसके बाद अगर बचता है. नाउ बात करते हैं पावर टू अज्यूम बाय द गवर्नमेंट टू नोटिफाई ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49B क्या बोलता है कि जो हमने यूटिलाइजेशन, हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो इंटीग्रेटेड IGST है उसके के लिए हमें पहले IGST में पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद CGST में पे करने के पड़ेगा और या तो SGST में पे करना पड़ेगा. तो ये जो यूटिलाइजेशन करने का मैनर है वो गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन कभी भी चेंज कर सकता है. तो यहाँ पे वही लिखा है द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिलिंग prescribe the order and the manner of utilization of input tax credit on account of integrated tax, central tax, state या फिर union territory tax as case may be toward the payment of such tax. सिंपल सी बात. Now अब एनालाइज करा गया कुछ चीजें, वो क्या चीजें, पेमेंट टू बी मेड एज अंडर फॉर द इंटर स्टेट सप्लाई. अगर विद इन स्टेट कोई भी सप्लाई होता है, इंटर स्टेट क्या होता है, विद इन स्टेट, GST और SGST, CGST और SGST टू बी पेड इक्वल प्रोपोर्शन. इसका मतलब 1% दिया जा रहा है तो 1%
ये सेंट्रल में दिया जाएगा और ये स्टेट में दिया जाएगा। नाउ फॉर द इंटरस्टेट सप्लाई IGST टू बी पेड इनपुट टैक्स क्रेडिट एज अ सेल्फ असेट्स वाइल द मंथली रिटर्न जो था 20th फॉलोइंग मंथ सिंपल विल बी रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका शो करेगा कभी भी IGST पे करते हैं तो इनपुट टैक्स सिंपल। नाउ जो ऊपर पड़ा वही चीज दी हुई है, जो पूरा अभी हम पढ़ते आ रहे हैं वही चीज यहाँ पर भी दी हुई है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज दी हुई है, ये सिंपल सी बात है कि जो हमने अभी तक पढ़ते आए हमने ये 14 चैप्टर में हमने ये 14 चैप्टर में पूरा कवर कर दिया था। 14 चैप्टर में हमने पूरा कवर कर दिया था। जो यूटिलाइजेशन है, जो यूटिलाइजेशन है इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यह है कि जो जो हमने यूटिलाइजेशन है हमारा जो यूटिलाइजेशन है, अगर हमारे इंटीग्रेटेड टैक्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द इंटीग्रेटेड अकाउंट में, तो सबसे पहले हम उसका यूज इंटीग्रेटेड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी देने में पे यूज करेंगे। उसके बाद सेंट्रल टैक्स या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट के आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा यूज होने के बाद, इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा यूज होने के बाद अगर सबसे पहले क्या कि सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले जो है सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज होना चाहिए। अगर यूज होने के बाद जो बचता है तो सेंट्रल टैक्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए देंगे। उसके बाद अगर बच जाता है तो सेंट्रल टैक्स के लिए यूज करेंगे। मगर सेंट्रल का कभी भी हम क्या स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए यूज ही कर सकते हैं। दूसरा स्टेट और यूनियन टेरिटरी का हम सब इंटीग्रेटेड टैक्स देंगे। अगर बच जाता है तो उसके बाद हम बच जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए देंगे। सिंपल। नाउ यह दे रखा है, ठीक है, कि कैसे किस ऑर्डर में हमें यूटिलाइजेशन करना है। ये एग्जांपल भी मैंने 14 चैप्टर में समझा दिया था। आई होप अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जो 14 चैप्टर आप देख सकते हैं, पार्ट बी उसमें दिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 आल्सो टॉक ऑफ द थर्ड टाइप ऑफ लेजर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। सेक्शन 49 क्या बात करता है, कैश लेजर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हो गया, थर्ड लेजर की भी बात करता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर बोलते हैं। दिस इज बेसिकली कंट्रोल लेजर विच सम अप ऑल लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पर्सन इन अ सेपरेट रजिस्टर। सिंपल। जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है, जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है, एक अलग लेजर में शो करना इलेक्ट्रॉनिक लेजर का काम है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर का काम है। द chronological order of discharge or liability of taxable person would be self-assessed tax and other due for the previous tax period will be discharged first। सिंपल। यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका लाइबिलिटी है, जो भी आपकी लाइबिलिटी इस ऑर्डर में ही होनी चाहिए। सबसे पहले ये पहला सेल्फ असेस टैक्स देना है, जो आपका प्रीवियस ईयर में आपने यूज नहीं करा, सबसे पहले उसकी लाइबिलिटी पे करनी है। उसके बाद क्या जो बच गया, जो करंट में है, उसकी लाइबिलिटी आपको डिस्चार्ज करनी है। देन पोस्ट विच अमाउंट पेबल अंडर डिमांड वुड बी extinguished, last interest is payable when there is a delay in payment of tax in a part full within a prescribed period, या फिर अंडर और एक्सेस द क्लेम ऑफ ITC, या फिर अनड्यू ऑफ द एक्सेस ऑफ रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। इन ऑर्डर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 इन ऑर्डर में आपको आपकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, आपकी नहीं लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। सिंपल। नाउ the rate of interest would be as notified by the central government which shall not be exceed 18%। कितना 18% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। डिले इन अ पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर टैक्स पेमेंट करनी है आपको, जीएसटी जो पेमेंट टाइम पे करनी है, अगर आप जीएसटी टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो आपका 18% उस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा एंड 20% रिमेनिंग टू सिनेरियो। द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट अंटिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। जिस दिन आपका ड्यू डेट स्टार्ट होता है, आप जब तक अंटिल लास्ट पेमेंट नहीं करते, एक्चुअल पेमेंट नहीं करते, उस दिन से स्टार्ट हो जाता है आपका इंटरेस्ट लगना। सिंपल। नाउ अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ रूल, पेमेंट ऑफ
रूल। ये चैप्टर 9 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। सो थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।